students. Now let us start a new chapter in social science, in social and political life. Chapter number 24, the Constitution and the need for law. Constitution means संविधान and the need for law. नियम का क्या ज़रूरत है हमारा देश में. In democratic form of government, the will and concerns of the people are the forefront of the governance at any level. तो हमारा देश इंडिया जैसा देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो डेमोक्रेसी वाला गवर्नमेंट वाला एक देश में वो गवर्नमेंट के सामने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो क्या होता है? द विल एंड कंसर्न ऑफ द पीपल, वो देश का लोग, वही है वो गवर्नमेंट के सामने सबसे पहले ये प्रायोरिटी आता है. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ गवर्नेंस मस्ट बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू पॉपुलर एस्पिरेशन. इसलिए ऐसा देश में रूल्स एंड गवर्नेंस या रूल्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नेंस, ऐसा देश में गवर्निंग का प्रोसेस जो होना चाहिए वो एकदम वो देश का जो पीपल है वो उन लोग के लिए होना चाहिए, वो पीपल के लिए होना चाहिए, वो पीपल का इच्छा के अनुसार या वो पीपल का वेलफेयर के लिए सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स वगैरह बनाना चाहिए. इन दिस रिगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले वाइटल रोल इन डेमोक्रेटिक सेटअप. उस तरह लोगों का इच्छा के लिए वहाँ का रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाना चाहिए. उसके लिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है. ऐसा देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है. द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस एंड मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ ए कंट्री. ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से वो देश का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, वो देश का पीस को मेंटेन करता है, एंड रूल ऑफ ए कंट्री, मेंटेनेंस ऑफ रूल, वो देश का रूलिंग कैसे होना चाहिए, वो देश का राज्य कैसे करना है, ये सबको मेंटेन करता है. वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया के जैसा एक देश में हम लोग के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ज़रूरत है? हम लोग को ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तो क्यों चाहिए? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस? एक डेमोक्रेसी वाला कंट्री में या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब के बारे में हम लोग ये चैप्टर में ज़्यादा पढ़ेंगे. ओके, ये चैप्टर में हम लोग व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, द नीड ऑफ लॉस, लॉ का क्या ज़रूरी है, लॉस एंड डिसेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे. डिसेंट मतलब असहमति. ओके, लेट अस रीड. Societies in the world is bound by the rules. Rules help it to bring about order in human lives. इंडिया जैसा देश में हर सोसाइटी वहाँ पर एक रूल होता है. सारा सोसाइटी के लिए अपना अपना रूल होता है. वो रूल हमारा लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को एक ऑर्डर बनाने के लिए वो रूल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. When a group of people live together, there are differences of opinion on various issues. क्योंकि we are human beings are social animals. हम लोग सब हमेशा कहीं भी हो ग्रुप में रहता है. तो हम लोग एक ग्रुप में रहने के समय वहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ऑन वेरियस इश्यूज, अलग अलग इश्यूज़ में अलग अलग प्रकार का ओपिनियन अलग अलग लोगों को होता है. दिस इश्यूज लेड टू डिस्प्यूट. वो ओपिनियन का डिफरेंस के चलते हम लोग के बीच में, ह्यूमन बींग्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है. डिस्प्यूट मतलब झगड़ा हो सकता है. द डिस्प्यूट हैव टू बी रिजॉल्व्ड. उस तरह का झगड़ा को रिजॉल्व करना चाहिए. हम अमिकबली रिजॉल्व करना चाहिए. अमिकबली मतलब इन ए फ्रेंडली मैनर सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए. इफ़ द ग्रुप हैज़ टू को एक्सिस्ट, ऐसा करेगा तभी हम लोग एक ग्रुप में आपस में मिलजुल के
रह सकता है। Thus rules were created to resolve conflicts in an impartial manner. इसलिए एक डेमोक्रेटिक देश में रूल्स इसलिए बनाता है, वहाँ पर जो कोई भी तरह का झगड़ा हो, कोई भी तरह का झगड़ा होता है उसको रिसॉल्व करना है इम्पार्शियल मेथड में, मतलब किसी भी एक साइड में ज़्यादा फेवरेबल डिसीशंस वो नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। अमीर हो या गरीब हो, कोई भी रिलीजियन को मानने वाला हो, ये सोसाइटी में कोई भी पोजीशन वाला हो, हमारा सोसाइटी में इंडिया जैसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सोसाइटी में सारा लोग इक्वल है, तो इक्वल लोगों के बीच में एक इम्पार्शियल डिसीजन वो होना चाहिए कोई भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होने पर, झगड़ा होने पर। रूल्स आर एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ ए कंट्री। इस तरह एक प्रॉपर गवर्नेंस के लिए रूल्स एसेंशियल है, जरूरी है। These rules and principles are incorporated in the constitution. तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रूल्स चाहिए वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया हुआ, इनकॉर्पोरेट किया हुआ। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो उसमें क्या है, उसमें वो रूल्स एंड प्रिंसिपल है, जिस रूल्स एंड प्रिंसिपल को हमारा देश के लिए ज़रूरी है या हमारे देश को जो रूल्स का ज़रूरत है वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स उसी में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है या उसमें लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स लेइंग डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ए कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो ऐसा एक डॉक्यूमेंट है, लॉस एंड प्रिंसिपल्स उसमें लिखा हुआ है जो एक कंट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। द कंट्री इज गवर्नड बाय दीज प्रिंसिपल्स। वो देश का राज्य ये प्रिंसिपल के आधार पर होता है। लॉस आर ऑल्सो फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू दम। नियम भी ये प्रिंसिपल्स के अनुसार बनाता है। हमारा देश का नियम भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बनाया हुआ है। Thus, the constitution is also regarded as the fundamental law of a country. इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग ऐसा भी बोलता है, एक देश का फंडामेंटल लॉ है, एक कंट्री का फंडामेंटल लॉ उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। ये पिक्चर देखिए, जवाहरलाल नेहरू, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही वाज साइनिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर अपना साइन करने वाला एक फोटो है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया took 2 years 11 months and 17 days to draft the constitution. The Constituent Assembly of India इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इतना समय लगा है, 2 years 11 months and 17 days लगा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला काम वो कौन किया है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लागू हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट विद a detailed explanation of its different organs like legislative, executive and judiciary। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी इंक्लूडेड है द कॉम्पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया का गवर्नमेंट में भी द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट में वो कैसे होना चाहिए, उसमें कौन कौन होना चाहिए वो गवर्नमेंट में, ये सारा चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया हुआ है। द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना, एक गवर्नमेंट का डिफरेंट ऑर्गन्स ये सब है। एक गवर्नमेंट का डिफरेंट ऑर्गन्स ये सब है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशल, ये सब के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डिफाइन किया हुआ है द पावर्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव। इंडियन लेजिस्लेटिव का क्या क्या पावर्स है, मतलब बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का। द पावर्स ऑफ द जुडिशरी, और ये भी है जुडिशरी का क्या पावर है। जुडिशरी मतलब न्यायतंत्र, जुडिशरी मतलब न्यायतंत्र। इट लेस डाउन द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। इंडिया का हर एक सिटीजन का क्या फंडामेंटल राइट्स है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये भी लिखा हुआ है। एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसीज का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एक एक स्टेट में एक एक स्टेट
अपना स्टेट का पीपल के लिए किस तरह का पॉलिसीज बनाना है, ये सब पॉइंट भी उसमें लिखा हुआ है. देयर इज ऑल्सो द प्रोविजंस ऑफ सेफगार्डिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. उसमें ये भी लिखा हुआ है SC/ST लॉ, SC/ST शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उन लोगों का वेलफेयर के लिए क्या क्या प्रावधान है, ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. देन इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इम्पोर्टेंस है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इट कंटेन्स द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन उसमें है विच रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, एक गवर्नमेंट में कौन कौन होना चाहिए, गवर्नमेंट का डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स क्या क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारा चीज़ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स एज वेल एज बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट कंट्रोल द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स. ये एक गवर्नमेंट का अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो कैसा है, उसको कंट्रोल करता है. एज वेल एज बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट. उसके अलावा गवर्नमेंट और द पीपल, गवर्नमेंट और द पीपल, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, ये भी रेगुलेट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका भी कुछ प्रावधान. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग चीज़ को कंट्रोल करता है या सारा चीज़ को बैलेंस करने का भी कुछ प्रावधान उसमें है. दिस प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर वेस्टेड इन द गवर्नमेंट. उसका मतलब गवर्नमेंट के पास जो पावर मिलता है, गवर्नमेंट को जो पावर है उसको मिसयूज होने से रोकने के लिए, गवर्नमेंट अपना पावर को मिसयूज करने से रोकने का भी कुछ व्यवस्था उसमें किया हुआ. इन ए कंट्री लाइक इंडिया which has a diverse population, it is important to protect the rights of the minorities. इंडिया जैसा एक देश में, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया जैसा एक देश में, इंडिया एक ऐसा देश है उसका पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है, मतलब एक ही रिलीजियन को मानने वाला, एक ही धर्म मानने वाला, एक ही कास्ट वाला, ऐसा लोग नहीं है इंडिया में. इंडिया का पॉपुलेशन में अलग अलग तरह का लोग रहता है. उसमें इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़. इसलिए इंडिया का पॉपुलेशन में जो माइनॉरिटीज़ है उन लोगों का भी राइट्स को प्रोटेक्ट करना, वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक राइट है. तो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने का भी कुछ प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. माइनॉरिटी मतलब जो कास्ट वाला लोग है या जो धर्म मानने वाला लोग नंबर में बहुत कम है, उन लोग को बोलता है माइनॉरिटीज़. Our constitution guarantees certain rights to the minorities to protect them against the oppression by the majority. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन राइट्स टू द माइनॉरिटीज़. लोग माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ राइट्स देता है टू प्रोटेक्ट दम अगेंस्ट ऑपरेशन बाय द मेजोरिटी. मतलब मेजोरिटी वाला लोग जो है, उन लोग के तरफ से माइनॉरिटी वाला लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने के लिए, या मेजोरिटी वाला लोग माइनॉरिटी वाला लोगों को ऑप्रेस नहीं करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट्स माइनॉरिटीज़ के लिए भी उसमें लिखा हुआ. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटी सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दम अगेंस्ट एनी इनजस्टिस बाय द गवर्नमेंट. उसके अलावा गवर्नमेंट के तरफ से भी किसी भी तरह का इनजस्टिस इंडियन पीपल के लिए या वो देश का पीपल के लिए नहीं होना चाहिए. इसलिए गवर्नमेंट भी अपना पावर को मिसयूज करके वो देश का लोगों को कोई भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने के लिए भी, वो बात भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है. उसी के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाया हुआ है हर सिटीजन के लिए. वो फंडामेंटल राइट्स कोई भी चीज़ द्वारा वायलेट नहीं कर सकता है. गवर्नमेंट भी ये बात को इंश्योर करना चाहिए हर सिटीजन को अपना फंडामेंटल राइट्स मिल रहा है कि नहीं. द नेक्स्ट, द नीड फॉर लॉस. लॉस वो किस लिए चाहिए. लॉस आर मेंट फॉर गवर्नेंस एंड फॉर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल. नियम किस लिए बनाना है. दे आर मेंट फॉर द गवर्नेंस, बढ़िया से गवर्निंग करने के लिए, रूलिंग करने के लिए, एक देश का राज करने में वो लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत है. एंड फॉर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल. इसके अलावा नियम इसलिए भी चाहिए
वो देश का पीपल का अच्छाई के लिए, वेलफेयर के लिए और वो पीपल का सिक्योरिटी के लिए. They serve as a means of bringing about social change and establishing an egalitarian society. इसके अलावा लॉ बनाने से, लॉ रहने से इट सर्व एज ए मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज, सोशल चेंज लाने के लिए भी नियम चाहिए. एंड एस्टैब्लिशिंग एन इगालिटेरियन सोसाइटी. इगालिटेरियन मतलब सबको इक्वल मानने वाला, वो ऐसा सोसाइटी है द सोसाइटी विच ट्रीट्स ऑल द मेंबर्स इक्वल. तो सबको इक्वल मानने वाला एक सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने के लिए भी नियम जरूरी है. इन ए ट्रेडिशनली इनइक्वल सोसाइटी लाइक इंडिया विच इज प्लैक्ड बाय सोशल ईवल सच एज डाउरी, फीमेल फॉइटिसाइड एंड अल्कोहलिज्म, द नीड फॉर लॉ बिकम even more important. In a traditional unequal society like India, इंडिया का सोसाइटी बहुत पहले से इक्वल नहीं है, इनइक्वल सोसाइटी है. विच इज़ प्लैक्ड बाय सोशल इवल्स. इंडिया का सोसाइटी में बहुत पहले से मतलब ट्रेडिशनली बहुत सारा सोशल इवल का कब्जा में है इंडिया. मतलब इंडिया में बहुत सारा बुरा प्रैक्टिसेस होते आ रहा था, जैसे डाउरी सिस्टम ना, दहेज प्रथा, फीमेल फॉइटिसाइड. फीमेल फर्टिसाइड मतलब भ्रूण हत्या, जो लड़की अगर पैदा होता है तो उसका भ्रूण हत्या कर देता था. एंड अल्कोहलिज्म ना, दारू पीने का वो एक आदत, वो अल्कोहलिज्म, ये सब इंडिया का सोसाइटी में बहुत पहले से होने वाला कुछ बुराइयां हैं. द नीड फॉर लॉस बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट. तो ऐसा एक इंडियन सोसाइटी में, ऐसा एक सोसाइटी में हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक लॉ वहाँ पर जरूरी है. इसलिए लॉस आर वेरी इंपॉर्टेंट. Read about some social evils and the efforts made to stop their practice. अभी हम लोग इंडिया में बहुत पहले से कुछ सोशल इवल्स जो इंडिया में था उसके बारे में पढ़ते हैं. वो सोशल इवल को रोकने के लिए, एंड करने के लिए क्या क्या तरह का एफर्ट या कोशिश हुआ है उसके बारे में देखते हैं. सबसे पहले डाउरी सिस्टम. Dowry is the money or gifts given to the groom and his family by the bride's family at the time of marriage. Dowry, दहेज. दहेज मतलब क्या है? दहेज वो मनी है या गिफ्ट है जो वधू को दिया जाता है उसका शादी के समय में. एक लड़की को उसकी शादी का समय में अपना गार्जियन द्वारा, अपना पेरेंट्स द्वारा देने वाला मनी और गिफ्ट, उसको बोलता है डाउरी. Often dowry demands continue long after marriage. ये जो डाउरी में क्या क्या देना चाहिए या ये डाउरी में क्या क्या मिलना है वो लड़का की तरफ से लॉन्ग आफ्टर मैरिज होने के बाद भी, बहुत लंबा समय के बाद भी ये क्या क्या चाहिए वह सब मांगते रहता है. द इनएबिलिटी टू फुलफिल द डिमांड्स रिजल्ट्स in physical or mental torture of the bride and in extreme cases leads to death. ये जो डाउरी जो मांग रहा है वो नहीं देने पर वधू को मेंटल और फिजिकल टॉर्चर मिलता है हस्बैंड का घर से, और कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में कभी कभी वो लड़की को मारा भी जाता है. देखिए इधर में दो स्लोगन दिया हुआ है. से नोट टू डाउरी, स्टॉप फीमेल फॉइटिसाइड. डाउरी को नो बोलो और फीमेल फॉइटिसाइड को स्टॉप करो. हाउ मेनी बेबीज डिड यू किल टुडे. ये सब कुछ डाउरी के अगेंस्ट में, फीमेल फॉइटिसाइड के अगेंस्ट में कुछ स्लोगन लिखा हुआ. एफर्ट्स टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑन द नीड टू स्टॉप डाउरी एंड फीमेल फॉइटिसाइड आर ऑन द राइज. तो डाउरी सिस्टम को स्टॉप करने के लिए और फीमेल फॉइटिसाइड को भी स्टॉप करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट, अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सब अभी भी चलते आ रहा है. To check the practice of dowry, the government passed the Dowry Prohibition Act in 1965. तो ये डाउरी का प्रैक्टिस को रोकने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक नियम बनाया है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया 1961 में. दिस एक्ट प्रोहिबिटेड गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी. ये एक्ट डाउरी लेना देना ये दोनों को रोकता है.
According to the act, anyone caught giving or taking dowry is liable for both imprisonment and fine. ये नियम के अनुसार कोई भी लोग दहेज लेता है तो या देता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, मतलब जेल जाना पड़ेगा, एंड प्लस फाइन, और कुछ रुपया भी वहाँ पर दंड के रूप में जमा करना पड़ेगा। इज पासिंग एन एक्ट इनफ टू कर्ब दिस प्रैक्टिस? इस तरह का नियम बनाना वो काफ़ी है, इस तरह का बुरा आदतों को रोकने के लिए नियम बनाना ही काफ़ी है। वाट अदर स्टेप्स कैन बी टेकन टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी? ये डाउरी प्रैक्टिस को रोकने के लिए और क्या क्या स्टेप्स हम लोग को ले सकता है। द नेक्स्ट, फीमेल फोएटिसाइड। वन ऑफ द आउटकम ऑफ द डाउरी सिस्टम इज द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोएटिसाइड। मतलब डाउरी सिस्टम के चलते कोई भी लोग गर्ल चाइल्ड होना नहीं चाहता, लड़की पैदा होना नहीं चाहता। डाउरी सिस्टम के एक आउटकम है, एक रिजल्ट है ये फीमेल फोएटिसाइड। गर्ल चाइल्ड अगर होने का है तो उसको भ्रूण हत्या कर लेता है। इवन टुडे डॉटर्स आर कंसिडर्ड ए फिनेंशियल बर्डन बाय मेनी पीपल ना, और आजकल बहुत लोग ऐसा भी मानता है डॉटर्स, बेटियां एक बर्डन है, फिनेंशियल बर्डन है, मतलब बेटियां पैदा होने से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला। दस फीमेल फोएटिसाइड इज ऑन द राइज, इसलिए फीमेल फोएटिसाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिस प्रैक्टिस हैज अफेक्टेड इंडिया सेक्स रेशियो। ये फीमेल फोएटिसाइड का प्रैक्टिस वो इंडिया का सेक्स रेशियो पर भी अफेक्ट किया है। द सेंसस 2001 shows a decline in the number of females in the age group of 0 to 6 as compared to the 1991 census। 1991 में जो सेंसस हुआ है, जनगणना हुआ है, उसके बाद 2001 में भी हुआ है जनगणना। ये दोनों ईयर का सेंसस देखेगा तो 0 से 6 तक एज ग्रुप वाला फीमेल्स, गर्ल्स का नंबर में डिक्लाइन हुआ है, मतलब डिक्रीज हो गया है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2001 के बाद 2011 में भी हुआ था, देयर आर 914 फीमेल्स पर 1000 मेल इन द एज ग्रुप 0 to 6। उसके अनुसार एज ग्रुप 0 to 6 उसके बीच में फीमेल्स का रेशियो 1000 मेल्स के लिए 914 फीमेल्स है। दैट मीन्स अगेंस्ट 945 फीमेल्स पर 1000 इन 1991 ना। 20 साल पहले 1991 में वो कैसा था, 1000 मेल्स के लिए 945 फीमेल्स था, तो इतना डिक्रीज हुआ है। टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोएटिसाइड, इसलिए फीमेल फोएटिसाइड को कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए द गवर्नमेंट हैज पास्ड, गवर्नमेंट कुछ नियम बनाया है। एक प्रीनैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट। प्रीनैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, उसका मतलब जन्म होने के पहले ही मां का गोद में जो बच्चा है वो लड़का है कि लड़की है, ये जांच करने वाला टेक्निक, उसको मिसयूज करने से रोकने वाला एक्ट, PNDT एक्ट इन 1994 में। इट वॉज ब्रॉट इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1996। वो नियम इंडिया में लागू हुआ है 1996 जनवरी 1 तारीख से। दूसरा एक एक्ट बनाया, द PNDT एक्ट प्रोहिबिट्स द डिटर्मिनेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द सेक्स ऑफ द फोएटस। PNDT एक्ट के अनुसार, ऊपर वाला एक्ट है PNDT एक्ट, उसके अनुसार फोएटस मतलब मां का गोद में जो बच्चा है उसका लिंग निर्णय करना वो मना किया है, उसका लिंग निर्णय करने वाला प्रोसेस मना किया है। देन इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रीनैटल सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके अलावा ये एक्ट के अनुसार कोई भी लेबोरेटरी, हॉस्पिटल, इस तरह का जगह में प्रीनैटल सेक्स डिटर्मिनेशन वो करने वाला या वो कराने वाला किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट लगाना भी मना है।
एनी वायलेशन ऑफ द पीएनडीटी एक्ट कैन रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ये नियम जो तोड़ेगा उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, मतलब जेल जाना पड़ेगा, एंड प्लस फाइन, दंड भी देना पड़ेगा। देन लॉस एंड डिसेंट, नियम और उसका असहमति। लॉस आर फॉर्मुलेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। नियम, एक देश में नियम इसलिए बनाता है, वो देश का जो पीपल, उन लोग का अच्छाई के लिए, वेलफेयर के लिए है। बट ए सिचुएशन में अराइज वेयर ए लॉ माइट नॉट बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है वेयर ए लॉ माइट नॉट बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जो पीपल का इंटरेस्ट के अनुसार या वो देश का पीपल का वेलफेयर के लिए वो नियम ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, या ऐसा कोई नियम लागू होता है वो देश का पीपल का अच्छाई के लिए नहीं है। ऐसा अगर पीपल को लगता है तो कोई भी नियम हम लोग का अच्छाई के लिए नहीं है, ऐसा लगने पर वो पीपल, व्हाट शुड द पीपल डू, ऐसा होने पर वो पीपल को क्या कर सकता है? शुड दे ओबे द लॉ, क्या उसके बाद भी वो नियम को मानना पड़ेगा, या एक्सप्रेस देयर डिसएग्री, या उसके अगेंस्ट वाला असहमति को दिखा सकता है। इफ वी लुक एट आवर हिस्ट्री वी विल फाइंड मेनी इंस्टेंसेस। और हम लोग अपना हिस्ट्री में देखेगा तो वहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल्स है वेयर पीपल डिफाइड लॉस फॉर द लार्जर गुड ऑफ द कंट्री, ताकि पीपल कोई भी नियम गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ नियम के अगेंस्ट में अपना असहमति दिखाने वाला एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल है द साल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930। The British imposed salt tax according to which the manufacture and sale of salt became a British monopoly. ब्रिटिश लोग एक साल्ट टैक्स को इम्पोज किया था इंडिया का पीपल के ऊपर, अकॉर्डिंग टू विच उसी वो टैक्स के अनुसार, वो साल्ट लॉ के अनुसार द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ साल्ट बिकम ए ब्रिटिश मोनोपोली। इंडिया में नमक बनाना बेचना ये दोनों का सिर्फ ब्रिटिश कंपनी कर सकता है, या ब्रिटिश का लोग कर सकता है, ब्रिटिश का ट्रेडर्स कर सकता है। नो इंडिविजुअल अलाउड टू मेक साल्ट, इसलिए इंडिया का कोई भी इंडिविजुअल को नमक बना नहीं सकता है। गांधी जी लॉन्च साल्ट सत्याग्रह अगेंस्ट दिस टैक्स, तो वो एक रूल नियम वो इंडिया का पीपल का इच्छा के अनुसार नहीं था, या वो इंडिया का पीपल का विल के अगेंस्ट में था। इसलिए गांधी जी लॉन्चड साल्ट सत्याग्रह अगेंस्ट दिस टैक्स, ये टैक्स के अगेंस्ट में एक साल्ट सत्याग्रह का शुरुआत किया है गांधी जी। उसका पिक्चर इधर दिया हुआ है। दंडी मार्च वाज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साल्ट टैक्स के विरुद्ध में एक प्रोटेस्ट मार्च था दंडी मार्च। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी along with his followers at the Sabarmati Ashram at Ahmedabad and walked to Dandi ना 1930 मार्च 12 को गांधी जी विथ हिज फॉलोवर्स, गांधी जी और अपना फॉलोवर्स साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद का साबरमती आश्रम से दंडी तक पैदल मार्च किया है। ये विलेज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, दंडी कहाँ है? इंडिया का वेस्ट कोस्ट का एक विलेज है। ही रीच्ड दंडी ऑन 6 अप्रैल 6, मार्च 12 को शुरू किया था, अप्रैल 6 को उन लोग दंडी पहुंच गया। हियर ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द टैक्स बाय मेकिंग साल्ट, वहाँ पर उसने खुद अपना हाथों से नमक बना करके वो साल्ट लॉ का अगेंस्ट वाला वो विरुद्ध को प्रकट किया। इट सिग्निफाइड ए चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का रूल नियम उसके लिए एक चैलेंज हो गया। द दंडी मार्च मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दंडी मार्च के बाद फिर क्या भी शुरू हो गया? CDM मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो भी शुरू हो गई। एक दूसरा चीज़ है एंटी लिकर मूवमेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया विटनेस्ड एन एंटी लिकर मूवमेंट लेड बाय द वुमन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक एंटी लिकर मूवमेंट शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश का वुमन, औरत लोग सब मिलकर के एक एंटी लिकर मूवमेंट शुरू किया है। एंटी लिकर
मतलब दारू के अगेंस्ट में, दारू बनाना बेचना ये सब के अगेंस्ट में था. They organized a large scale protest against the increased in the number of liquor shops. ये मूवमेंट इसलिए शुरू किया, आंध्र प्रदेश में दारू का शॉप, लिक्कर शॉप ज़्यादा से ज़्यादा खोलने लगा, उसका विरुद्ध में है, उसको विरोध करने के लिए है ये एंटी लिक्कर मूवमेंट. द लाइसेंस्ड लिक्कर शॉप्स हैड ओपन्ड अनऑथराइज्ड काउंटर्स टू इंक्रीज देयर सेल. क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, लाइसेंस वाला दारू का दुकानदार और कहीं कहीं जा कर के अनऑथराइज्ड काउंटर्स खुला है, अनऑथराइज्ड दुकान खुला है ताकि वहाँ से ज़्यादा दारू का सेल हो जाए. सो पीपल हैड ईजी एक्सेस टू लिक्कर. तो इधर उधर सब दारू का दुकान खुल गया, इसलिए वहाँ का लोगों को दारू मिलना बहुत आसान हो गया, आदमी लोग बहुत ज़्यादा दारू के पीछे भागने लगा. दिस रिजल्टेड इन मेनी पुअर पीपल वेस्टिंग देयर मनी. ना बहुत सारा गरीब लोग भी अपना पैसा दारू लेने के लिए, दारू खरीदने के लिए यूज़ करने लगा. एक पिक्चर दिया हुआ है, एंटी लिक्कर मूवमेंट आंध्र प्रदेश का है, एंटी लिक्कर प्रोटेस्ट मार्च इन आंध्र प्रदेश. देन तो ऐसा होने पर सम ब्रेव वुमन लॉन्च एन एंटी लिक्कर मूवमेंट. आंध्र प्रदेश का कुछ ब्रेव वुमन, उन लोग सब मिल करके एक एंटी लिक्कर मूवमेंट का शुरुआत की. They knew that a ban on liquor shops would not be easy to enforce as liquor was an important source of revenue for the government. तो एकदम दारू का दुकान को बंद करना वो जल्दी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू, गवर्नमेंट को ज़्यादा इनकम आने वाला एक सोर्स, एक इम्पोर्टेंट सोर्स था ये लिक्कर शॉप्स, लिक्कर का बेचना. सो However, after much protest, the ban was imposed. इसलिए बहुत लंबा समय का विरोध करने के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद एक बान आ गया है इस तरह का अनलाइसेंस्ड लिक्कर शॉप्स के ऊपर. Laws have proved instrumental in bringing about social reforms. इसलिए हमारा सोसाइटी में कोई तरह का बदलाव अगर लाना है तो जो ओल्ड प्रैक्टिस है, ईविल प्रैक्टिस है, जो बुरा प्रैक्टिस, ये सबको ख़त्म करके अच्छा चीज़ अगर होना है तो वहाँ पर नियम बनाना ज़रूरी है, लॉ बनाना ज़रूरी है. लॉ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, लॉ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है टू ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स, टू ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म. हाउएवर लॉस अलोन कैनॉट कर्ब सोशल इवल्स. लेकिन ये भी एक बात है, लॉ बनाने से इस तरह का सोशल इवल पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होगा या स्टॉप नहीं होगा. उसके अलावा फिर क्या चाहिए, सोशल अवेयरनेस इज ऑल्सो नीडेड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल. फिर क्या चाहिए, सोशल अवेयरनेस, मतलब ये चीज़ अच्छा नहीं है, बुरा है, कोई भी प्रैक्टिस वो बुरा है, ये वह कंट्री का लोगों को पूरी तरह से उन लोग का माइंड में आना चाहिए, या वो कंट्री का जो पीपल है, पीपल का माइंड सेट भी चेंज होना चाहिए. ऐसा होने पर ही वो लॉ का कोई इफेक्ट होगा. रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब ए लॉ विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट. कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा रूल जो बनाता है गवर्नमेंट, जो वहाँ का पीपल का फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, वहाँ का वो देश का जो पीपल है, पीपल का फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट वाला कोई रूल नियम वगैरह गवर्नमेंट बनाया तो उसको वॉइड, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का एक अधिकार वो देश का सुप्रीम कोर्ट को है, मतलब वो नियम को कैंसिल करने का अधिकार है. दस द रूल ऑफ लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल. इसलिए रूल ऑफ लॉ वो हमेशा अच्छा है. द रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज दैट नो वन इज अबव द लॉ. रूल ऑफ लॉ से ये पता चलता है या ये बात इंश्योर कर देता है कोई भी देश का नियम के ऊपर नहीं, एक देश का जो रूल नियम है, लॉ है, लॉ के ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है. दिस प्रिंसिपल नॉट ओनली रेगुलेट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो स्ट्रेसेस दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. ये प्रिंसिपल, रूल ऑफ लॉ वाला प्रिंसिपल, ये रेगुलेट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पावर को भी ये कंट्रोल करता है
मतलब कोई गवर्नमेंट अपना पावर को मिसयूज नहीं कर सकता है, बट ऑल्सो स्ट्रेसेस दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, और ये बात भी इंश्योर करता है सारा लोग नियम के सामने इक्वल है, all are equal before law. Thus we can say that democracy and the rule of law complement each other. इसलिए हम लोग ये बोल सकता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी एंड लॉ ये दोनों आपस में रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, या फिर दे आर द कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है, इंटरडिपेंडेंट है. नेक्स्ट केस स्टडी है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. द इश्यू ऑफ डाउरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल ईविल अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी. इंडिया में एक सबसे बड़ा एक सोशल ईविल था डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा. डाउरी इज मनी और प्रॉपर्टी गिवन टू द ब्राइड. डाउरी मतलब क्या है, ये हम लोग पहले देखा है, वो मनी है या प्रॉपर्टी है, वो ब्राइड को दिया जाता है उसका पापा द्वारा, उसका फादर द्वारा, जब उसका मैरिज होने के समय में. These days increasingly outrageous demands for dowry are being made by the groom's family. आजकल ये सिस्टम के अनुसार ग्रूम माने लड़का का जो फैमिली वाला लड़की का फैमिली से बहुत सारा चीज़ मांग लेता है डाउरी के रूप, विच द गर्ल्स फैमिली ऑफन फाइंड इम्पॉसिबल टू मीट. और कभी कभी ऐसा चीज़ भी उन लोग मांग लेता है जो लड़की का फैमिली से वो हो भी नहीं सकता है. फॉर दिस द ब्राइड्स आर हरास्ड एंड ऑफन किल्ड. तो जो चीज़ मांगेगा वो नहीं देने पर, आफ्टर मैरिज भी जो चीज़ मांगेगा वो नहीं देने पर कभी कभी वो लड़की को मार दिया जाता है या बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है. इन 1961 द गवर्नमेंट पास्ड द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बैनिंग द गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी. 1961 में जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लागू हुआ था उसके अनुसार डाउरी लेना देना ये दोनों बैन किया हुआ है, बट द कस्टम स्टिल गोस ऑन. उसके बाद भी आज भी हमारा सोसाइटी में हम लोग को मालूम है कि डाउरी सिस्टम आज भी चल रहा है, दहेज ले भी रहा है, दे भी रहा है. रीड दिस रियल लाइफ स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु सेड नो टू डाउरी फॉर मैरिज. एक रियल लाइफ स्टोरी देखिए एक लड़की का जो डाउरी के लिए न बोला था. In June 2003, Nisha Sharma's parents arranged her marriage to Munish Dalal. निशा शर्मा का पेरेंट्स उसका शादी मुनीश दलाल से करवाने के लिए अरेंज हुआ. 21 year old निशा वाज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर. निशा वो 21 साल की थी, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी बेस्ड इन दिल्ली. Much against Nisha's wishes, her father had agreed to give Munish Dalal and his family a hefty dowry. ना तो वो इतना अच्छा जॉब कर रही है इसलिए उसका इच्छा नहीं था डाउरी देकर के हम शादी करेंगे, लेकिन उसका इच्छा के अगेंस्ट में, निशा के विश्वास के अगेंस्ट में या उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए उसकी पापा मुनीश दलाल से बहुत ज़्यादा डाउरी ना हेफ्टी डाउरी मतलब मोटी ना, मतलब बहुत ज़्यादा डाउरी दे करके मुनीश दलाल से उसका शादी करवाई. तो ये चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ा है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस द बेसिक प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच आवर कंट्री इज टू बी गवर्नड. हमारा देश जो प्रिंसिपल्स के अनुसार, जो नियम के अनुसार वहाँ का राज होना चाहिए वो बात सब लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. लॉज हेल्प टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी. नियम इसलिए बनाता है वो हमारा सोसाइटी में एक ऑर्डर लाने के लिए. द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 हैज मेड दैट गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी ए पनिशेबल ऑफेंस. 1961 का डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट उसके अनुसार दहेज का लेना देना ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब इम्प्रिजन मिल सकता है. द PNDT एक्ट प्रोहिबिट्स द डिटर्मिनेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेक्स ऑफ द फोएटस. PNDT एक्ट मतलब क्या है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट. प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट, PNDT एक्ट. इट प्रोहिबिट्स द डिटर्मिनेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द सेक्स ऑफ द फोएटस. वो क्या करता है, जो फोएटस है उसका लिंग निर्णय करना उसको रोकता है. द साल्ट सत्याग्रह
दंडी मार्च वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साल्ट टैक्स। साल्ट टैक्स को रोकने के लिए ब्रिटिश लोग जो टैक्स लाया था उसको रोकने के लिए दंडी मार्च शुरू किया था महात्मा गांधी। उसको बोलता है द साल्ट सत्याग्रह। आंडी लिक्कर मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश लेड टू एन बैन ऑन लिक्कर शॉप्स। आंध्र प्रदेश का आंडी लिक्कर मूवमेंट, ये आंध्र प्रदेश का लिक्कर शॉप मतलब दारू का दुकान, मतलब वो ऐसा दारू का दुकान जो अनलाइसेंस्ड है, ऐसा दारू का दुकान को बंद करने के लिए, बैन करने के लिए आंध्र प्रदेश में ये शुरू किया था। द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब यही है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। द केस स्टडी ऑफ निशा शर्मा इज एन आई ओपनर ऑफ अवेयरनेस अमंग वुमेन। तो ऊपर में एक स्टोरी पढ़ा था, वो स्टोरी वाला जो गर्ल है निशा शर्मा, उसका केस स्टडी से हम लोग को ये पता चलता है क्या है, जो कस्टम बहुत पहले से आ रहा है, हो रहा है, मतलब ये डाउरी देने वाला सिस्टम, वो सिर्फ नियम बनाने से वो रोकने वाला है ही नहीं। उसके लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा सोशल अवेयरनेस चाहिए। सारा लोग को इसका इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी देना चाहिए और ऐसा होने से ही ये सिस्टम को रोक सकता है। Okay, now let us see the assessment exercise. Multiple choice questions. The rule of law is complemented by option D, democracy. Second, the anti-liquor movement was led by the women of which state? Option C, Andhra Pradesh. Third, which of these taxes was defied by Gandhiji? Option D, salt tax. Fourth, according to the census of India, the sex ratio has dash between 1991 and 2001. Option A, decreased. 5. The practice of dowry is related to which of these ceremonies? Option B, marriage. 6. The rules and principles essential for efficient and proper governance of a country are mentioned in the option B, Constitution. The next, state true or false. The Constitution is supreme law of the land. It is true. The anti-liquor campaign led by Kerala women. False. Under British rule, India has monopoly of making salt. False. Dowry Act was passed in 1961. True. Next, fill in the blanks. Our government formulates laws according to the principles given in the dash. उसका आंसर Constitution. Our Constitution came into effect on dash. उसका आंसर 26 January 1950. The Dash Act was enacted in 1961. Dowry Prohibition. Dowry Prohibition Act. The Dandi March was a protest against the salt law. The Dash movement was launched by the women of Andhra Pradesh. Anti-liquor. Anti-liquor movement. Okay, next, answer the following questions in brief. What is a constitution? Why do we need to have a constitution? उसका आंसर नेक्स्ट, why are laws essential?
Why are laws essential? उसका आंसर next. Why was the Dowry Prohibition Act passed? What do you know about it? उसका आंसर ऐसा लिखिए. The Dowry Prohibition Act was passed in order to prohibit the evil practice of dowry system. Dowry means the money or property given to the bride by her father at the time of marriage. Often, dowry demands continue long after marriage. The inability to fulfill the demands resulted in physical or mental torture of the bride and in extreme cases leads to death. Next, what is the difference between rule and rule of law? But rule of law is that power of the Supreme Court in which it can be declared null or void a law which is against the fundamental rights of the people. Next, answer the following questions in detail. List 4 reasons why our constitution is important. This answer is here. Importance of our constitution. You write all these 4 points. Next question. What is female foeticide? Discuss the efforts made by the government to curb female foeticide. Its answer. Female foeticide is the act of aborting a fetus because it is a female. उसके बाद ये पैराग्राफ से लिखना है. टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोएटिसाइड, वहां से लेके यहाँ तक इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन वहां तक लिखना है. नेक्स्ट, विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन दैट पीपल कैन अपोज अनजस्ट लॉस. उसका आंसर ऐसा लिखना है. In India, the people can oppose unjust laws. Full stop. As an example, उसके बाद ये पैराग्राफ लिखना है. The British imposed the salt tax according to which, वहाँ से लेके against these acts वहाँ तक लिखना है. Next question. Why do you think there was no constitution in earlier times? Next question. India's sex ratio has declined between 1991 and 2001. What do you think happened in these 10 years? Next is activity session. An idea to think and act. Be artistic. Draw out the picture or paste the picture of woman social activist who is protected against dowry, child marriage, etc.
जो ऐसा सोशल एक्टिविस्ट, वुमेन सोशल एक्टिविस्ट का पिक्चर कहीं कहीं से जमा करके एक पेपर में पेस्ट करना है, जो ऐसा वुमेन हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट डाउरी एंड चाइल्ड मैरिज, डाउरी और चाइल्ड मैरिज के विरोध करने वाला वो वुमेन्स का पिक्चर साटना है। ग्रुप डिस्कशन वो हम लोग स्कूल खोलने के बाद करेंगे, ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट। ए पोर्टफोलियो, designed a set of rules and regulations for your class which can adapt as your class constitution। मतलब अपना क्लास के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सब बनाना चाहिए, लॉ बनाना है, नियम बनाना है, यह है एक पोर्टफोलियो। नेक्स्ट वन, ए पिक्चर स्टडी। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। ये पिक्चर देखिए, ये क्या पिक्चर है? Where is this building located and what is its name? ये बिल्डिंग, इसका लोकेशन, ये क्या है उसका नाम, what is its importance, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, what is perform in this building, ये बिल्डिंग में क्या होता है, ये सब ढूंढना है, ढूंढ करके लिखना। Then self assessment checklist। आई एन्जॉयड डिज़ाइनिंग द पोस्टर। सबसे ऊपर में जो एक ड्रॉ आउट द पिक्चर और पेस्ट द पिक्चर ऑफ वुमेन सोशल एक्टिविस्ट, ये पोस्टर बनाना वाला काम आप एंजॉय किया है कि नहीं? यस, नो, पार्शली। इट वॉज ए वर्क ऑफ माई इमेजिनेशन, द आइडिया वॉज बोरोड फ्रॉम ए सोर्स एंड मॉडिफाइड ना। वो पोस्टर, वो जितना बढ़िया से वो पोस्टर बनाता है, वो अपना इमेजिनेशन का एक काम है, अपना इमेजिनेशन से बनाया है, या फिर द आइडिया वाज बोरोड फ्रॉम ए सोर्स, या फिर और कोई भी आदमी से या दूसरा कोई सोर्स से उसका आइडिया बोरो करके बनाया है, उसका भी यस नो पार्शली। माई पोस्टर वाज अप्रिशिएटेड बाय द क्लास। आपने जो पोस्टर बनाया वो क्लास में जाकर दिखाया तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है कि नहीं? यस नो पार्शली। उसका जो कॉलम है, कॉलम में एक टिक लगाने का होता है। देन कुछ दो वेबसाइट दिया हुआ है, जो दोनों वेबसाइट ओपन करके देखिए उसमें क्या क्या चीज़ है। बस इतना ही है ये चैप्टर में। ओके, थैंक यू।